विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए, कभी नहीं माननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड की अभी हाल ही में जो विज्ञप्ति आने जा रही है उसमें आपके जीके के फर्स्ट पेपर और सब्जेक्टिव पेपर्स के रूप में यहाँ पर मैं आपके हिंदी विषय के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सत्र 2021-22 की कक्षा 9वीं से लेके कक्षा 12वीं तक के संपूर्ण अनिवार्य और ऐच्छिक हिंदी विषय अध्ययन करवाना चाहूँगा। आज एक बार फिर हम लेते हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज भाग 1 पाठ्य पुस्तक। गद्यखंड प्रथम अध्याय प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक के ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। देखिए मित्रों, प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ। बनारस के कौन से गांव में? लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल नाम तो धनपत राय था। मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन वैसे अभाव में बीता, शिक्षा बीए तक ही हो पाई और शिक्षा विभाग में नौकरी तो की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन के कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए और इनका देहांत 1936 में हो जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। किसमें? मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। वो 8 भाग है: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये मानसरोवर के 8 भाग जो प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस जागरण और माधुरी नाम के पत्रिकाओं का संपादन भी किया। मित्रों, ये याद रखना, हंस जागरण और माधुरी, हंस जागरण और माधुरी नाम की पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और एक अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, विस्तृत है, बड़ा है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है और उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है।
देखिए आगे हम पढ़ते हैं प्रेमचंद की दो बैलों की कथा। इसमें उन्होंने किस प्रकार का चित्रण किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी से उन्हें यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिलती, स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार प्रमुख रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। देखिए मित्रों, यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी बताया गया है। एक छोटी सी झोंपड़ी है, उस छोटी सी झोंपड़ी के आगे दो बैल रस्सी के माध्यम से खूंटे से बांधे गए हैं और इस चित्र को देखकर भी हमें उनकी दयनीय दशा दिखाई दे रही है। मित्रों दिखाई दे रही है। देखते हैं एक और यहाँ पर चारे का रखा हुआ है, चारा डालने का जो पात्र रखा हुआ है, बैल उल्टे खड़े हैं। इसका मतलब बैलों की दिशा को देख के भी हमें मालूम हो रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापराध सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत बड़ा गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी तो क्रोध ही आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँचे गए, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों को अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमे के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है जीवन के आदर्श को नीचा करते अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो शायद सबे कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गणे बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। देखिए मित्रों, पहले इस कहानी के माध्यम की शुरुआत में हमने देखा कि प्रेमचंद ने यहाँ एक बुद्धिहीन जानवर गधे का जिक्र किया है। उन्होंने दूसरे गायों की तुलना में कहा, कुत्ते को भी कहा गरीब जानवर है, गाय को भी कहा जो ब्याई हुई गाय होती है कैसे सिंहनी का रूप होती है, कैसे मतलब उसके परिवार का मालिक, उसके जो घर का मालिक, उसको भी सिंहनी का रूप दिखाती है, उन्हें उसको क्रोध आ जाता है। लेकिन गधे को देखो, कभी क्रोध नहीं देखा सुना। जितना मारो, जैसी सड़ी गली घास डालो, वह असंतोष की छाया कभी दिखाई नहीं देती। इसलिए उन्होंने ये बताया कि ऋषि मुनियों का जैसा, यानी गधे की तुलना किससे की है, ऋषि मुनियों की पराकाष्ठा के बराबर की है। और उसके बाद उन्होंने भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई है, भारतीयों को अमेरिका में क्यों नहीं घुसने दिया जाता है, किस प्रकार लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, वो जी तोड़ के काम करते हैं 4 बातें सुनकर, लेकिन फिर भी वो वहाँ बदनाम है। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाए तो शायद वो सभ्य कहलाने लग जाएंगे।
जापान की मिसाल देखो, और उन्होंने विजय का जिक्र किया जो संसार की सभ्य जातियों में गणे बना दिया। लेकिन अब हम जो पढ़ते हैं उसमें उन्होंने गधे का एक और भाई, वो उससे कम ही गधा है, वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बच्चिया का ताऊ। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल को भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। ध्यान से सुनिए मित्रों, झूरी काछी जिसके दो बैल हैं, एक का नाम है हीरा, दूसरे का नाम है मोती। दोनों पंछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे एक दूसरे की मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही घोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ कानाफूसी या फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। जब वो जोते जाते थे हल या गाड़ी में, तब हीरा और मोती में इस प्रकार का भाईचारा था कि एक वही सोचता था कि ज़्यादा बैल भार है वो मुझ पर आए। मोती सोचता था मुझ पर आए, हीरा सोचता था मुझ पर आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। देखिए हीरा और मोती दोनों बैलों में कितना भाईचारा था। आजकल इंसान में भी नहीं है, संयोग की बात है। छुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झुरी के साले गया को, छुरी के साले जिसका नाम है गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाना चारे की शिकायत तक नहीं की। तुमने जो कुछ भी खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया, जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जैसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाना से अलग करते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगही दुड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई कि एक एक झटके में ही रस्सियाँ टूट गई।
छुरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। दोनों की आंखों में विद्रे में शनह झलक रहा है। छुरी बैलों को देखकर सने से गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा दिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत किया। गांव के इतिहास में ये पहली अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर तो कोई भूसा। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने यहाँ पर यह बताया है कि छुरी ने अपने साले गया को मोती और हीरा को बेच दिया था। अब जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो उसको मारता है, पीटता है, तो दोनों उसके प्रति वैसी प्रतिक्रिया करते हैं। और उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, बैलों को सूखा भूसा दिया जाता है। जब परेशान हो जाते हैं तो शाम को जब गांव में सोता होता है, सब लोग सो जाते हैं, तो वे उनके अंदर इतनी शक्ति न होते हुए भी वो एक झटके से रस्सी को तोड़ देते हैं और भाग कर झूरी के घर पर वापस आ जाते हैं। जैसे ही झूरी के घर पर आते हैं, झूरी उसे देखता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है, बैलों को गले लगा देता है। गांव के सारे लोग लड़के इकट्ठे होते हैं, तो कोई घर से रोटियां लाता है, तो कोई गुड़, कोई चोकर, तो कोई भूसा लाकर मानो कि बैलों का स्वागत कर रहे हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए। तो तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी है, आदमी। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। छुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम ने किया, भाग खड़े हुए। छुरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। छुरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, छुरी की पत्नी चिढ़ती है, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसी बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवाय कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। छुरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला, न दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। हाँ, चलिए दोस्तों, अब हमने इस पाठ के प्रथम भाग में किस प्रकार छुरी अपने दो बैल हीरा और मोती को अपने साले गया को बेच देता है, तो इस पहले पार्ट के अपन पात्र देखते हैं। इसमें एक तो है आपके छुरी। छुरी के बैल है जिसका नाम है हीरा और मोती। हीरा और मोती, ये बैल किसको बेच देता है, उस व्यक्ति का नाम है गया, छुरी का साला। छुरी का साला। जब बैल वापस आते हैं तो हीरा की पत्नी बहुत चिढ़ती है। जब बैल गया के घर से भागकर जब घर आते हैं तो लोग, गांव के लोग, लड़के किस प्रकार उनका स्वागत करते हैं, किस प्रकार उनको रोटियां, गुड़, चोकर, भूसा सब कुछ देते हैं, मानो कि उनका स्वागत हो रहा हो। लेकिन छुरी की पत्नी चिढ़ती है और वह उन बैलों के प्रति द्वेष भाग रखते हुए अपने नौकर को भी, उन बैलों को, मजूर को भी बैलों को चारा देने के लिए उस प्रकार की बात करते हैं कि इनको सिर्फ सूखा भूसा ही
दिया जाए। चलिए दोस्तों, आगे हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ते हैं। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। देखो, झुरी का साला गया आता है और दोबारा जब बैलों को लेकर जाता है तो उनको गाड़ी में जोत देता है। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चिखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चोनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। छुरी ने फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत समान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। पहले दिन उन्होंने गाड़ी में जोता, दूसरे दिन हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल से ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली, दोनों के मुंह में देकर चली गई। उसने एक रोटी से इन्हीं भूख को क्यों शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सजन का वास है। लड़की फेरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन दोनों बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। देखिए दोस्तों, इसमें हमने पढ़ा कि गया एक बार फिर छुरी के घर जाता है और बैलों को वापस घर लाता है और सर्वप्रथम वह इनको गाड़ी से जोतता है। फिर दूसरे दिन वो उसको हल से जोतता है। जब ये इसको पहली बार गाड़ी से जोतता है तो एक बैल उसको सड़क के किनारे गिराना चाहता है, लेकिन दूसरा हीरा और मोती और दूसरा उसको संतुलित कर देता है। इस प्रकार दोनों बैलों में दोस्ती थी। उसको हल से जोतता है और फिर उसको लाठियों से मारता है, सहता है। अब यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे किस प्रकार इन 2 बैलों पर इस लड़की को दया आ गई। ये लड़की भेड़ों की है, उसकी माँ मर चुकी है, सौतेली माँ उसे बहुत मारती हैं। जिस प्रकार गया अपने बैलों को मारता है, ठीक वैसा ही व्यवहार इस लड़की के साथ में होता है। उसको खाना पानी भी उस तरीके से नहीं दिया जाता है, लेकिन लड़की को इन 2 बैलों की दयनीय दशा को देखकर वो चुपके से 2-2 रोटियां हमेशा दिया करती है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यही बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अबे तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठा कर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दे, वह तो उस लड़की को मारती है ना। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हैं।
तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती रहे। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वारा खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब क्या होता है, वह लड़की इन दोनों बैलों को खोल देती है और खोलकर ये बैल वहाँ से निकल जाते हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए उसको यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता, राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चलने लगे। रह रह कर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हो जाता है तो किनारे हट गया। इस दो बैलों की कथा के तीसरे भाग में पढ़ते हैं। अरे यह क्या है, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने से आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ जाना से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ हूँ, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। हीरा ने कहा, भाग चले। मोती ने कहा, उपाय सोचो। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता, और जो दौड़ा है तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रु से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल युद्ध करने का आदा था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी बड़े उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे
छोड़ दिया। देखिए मित्रों, अब तीसरे भाग में हम पढ़ रहे हैं कि इन दो बेलों मोती और हीरा के सामने एक बहुत बड़ी आफत आ जाती है। आफत ये है कि एक सांड उनको घेर लेता है और ये सोचते हैं हीरा और मोती। हीरा कहता है अब आप इसका कोई उपाय सोचो, तो मोती कहता है उपाय तो सिर्फ यहाँ से भागना है, यहाँ से भाग न चले। तब वो कहते हैं भागना तो कायरता है, अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों बारी बारी से सांड पर फिरते हैं, दोनों एक साथ में। एकता में बल है, संगठन में शक्ति है। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है, बेरी का ऐसा मारना नहीं चाहिए, फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचो। सामने मटर का खेत था, उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे। 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़े आ रहे, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खूर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा सगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए। हीरा और मोती को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। अब इस तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार इन दोनों बैलों को एक सांड से भिड़ना पड़ता है। फिर जैसे इस सांड से वो भिड़कर साहस का परिचय देते हुए सांड को गिराकर आगे भागते हैं, उनको बहुत भूख लग जाते हैं, तो वो खाने के लिए सामने मटर का खेत था। मोती तो वैसे उस खेत में घुस जाता है। हीरा उसको बहुत बार मना करता है लेकिन उसको सुनता ही नहीं। शायद मोती ने 2-4 ग्रास ही नहीं खाए, 2 लाठियों वाले आदमी दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर ही था, निकल गया। मोती सिंचे हुए खेत में उस कीचड़ में उनके खुर धंस पड़े, आगे भाग न सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा सगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। वो प्रातःकाल दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब हम चौथे भाग में पढ़ते हैं कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला था। वो था कांजी हाउस। समझ में नहीं आता था ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। किससे? कांजी हाउस से तो गया फिर भी अच्छा था। या कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन मुर्दों की तरफ पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं देता। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, प्राण। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकलना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने नंकुले सींगों से दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आया। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब हीरा को मोटी रस्सी से बांध देता है। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? मोती ने हीरा से कहा, आपने दीवार को तोड़ा और आखिर उससे मार खाई आपने चौकीदार से, तो क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का, और बंधन में पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं। मोती का साहस देखिए, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतनी भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा
तो सब मर जाएंगे। हाँ यही बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी, फिर वही दीवार सींग लगाकर उस तरह जोर करने लगी मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार से ऊपर लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए। 2 गधे अभी वहाँ पर खड़े थे। तब हीरा ने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? घोड़ियाँ चली गई, बकरियाँ चली गई, भैंसें खिसक गई, हम लोग भी अब भागने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग दोनों यहाँ खड़े क्यों हो? आप गधे क्यों खड़े हो? तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरे ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया है। 9-10 प्राणियों की जान बच गई है, वे सब आशीर्वाद तो देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। बोर होते मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसने लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती का खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अंत में हम 2 बैलों की कथा के अंतिम भाग पर चर्चा करते हैं। अंत में हम 2 बैलों की कथा के इस अंतिम भाग को पढ़ते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तर्ण भी न डाला। यहाँ एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुगरी बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? कहने का मतलब यहाँ अब शायद डुग्गी वगैरह दोपहर को लोग इकट्ठे हो रहे, इसका मतलब यहाँ पर बैलों को नीलाम किया जा रहा है। सहसा एक दढ़ियल आदमी, कैसा आदमी? दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया। दोनों मित्रों के कुलों में अंगुली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा तंत्र ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और कौन क्यों टटोला है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका दिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, तो अब न बचाएंगे? तो क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले।
नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर भी जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चलता नजर आए। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बेटा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ ये परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रत्येक क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, यह लो, अपनी ही हार आ गया, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा मैं इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बच्चों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए, खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला था। झुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में ऐसा आनंद, आंसू बहने लगे। एक छुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। छुरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी वाले से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराई लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं। इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं भी मारे न छोड़ता। अब न आएगा? आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है जो गोली मरवाते। मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। छुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। वही छुरी। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, उत्सुकता मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।